इम्तियाज़ हुसैन। हम वेब ई प्रोसेस एक्टिविटीज़ और एक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लानिंग फ़ेज़ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम मॉडलिंग फ़ेज़ को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मॉडल होता क्या है? बेसिकली मॉडल क्रिएट किया जाता है टू असिस्ट डेवलपर्स एंड कस्टमर टू बी बेटर अंडरस्टैंड वेब ऐप रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन। तो मॉडल जो है वो आपको एक स्केच प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। किसी भी लाइफ को आप ले लें, रियल लाइफ के डिफरेंट एग्जांपल को ले लें, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जब भी काम स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है। तो उस मॉडल के अंदर जो है उसका एक ओवरऑल स्केच जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है और बताया जाता है कि बेसिकली मॉडल जो है वो किस चीज़ के अबाउट है, किस तरह से इस पर वर्क होगा। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ के अंदर हम एक हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जब भी किसी हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका एक स्केच बनाया जाता है, एक मॉडल बनाया जाता है। उससे ये होता है कि आपके पास जब सामने मॉडल होता है तो जो कस्टमर है, डेवलपर है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर काम करते हैं। इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। एक गाइडलाइन मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी गाइडलाइन के अंदर जो है जो कस्टमर हैं और जो डेवलपर हैं, वो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो मॉडल जो है उसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एनालिसिस मॉडलिंग है और सेकंडली जो है वो हमारे पास डिज़ाइन मॉडलिंग है। तो एनालिसिस मॉडलिंग जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसके अबाउट आप किसी वेब ऐप को फॉर एग्जांपल डेवलप कर रहे हैं, जिसके अबाउट आप वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली आप उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, ठीक है? और उसके बाद आप उसको किस तरह से जो है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बेसिकली आप उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स को जो है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपके पास नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है, कि आप नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें कि आप किस पर्पज़ के लिए वेब ऐप को बना रहे हैं या वेबसाइट को बना रहे हैं, ठीक है? और आप उसको जब डेवलप करेंगे तो आपके पास क्या प्रोसीजर है, क्या प्लान है, आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपके पास डिज़ाइन मॉडलिंग आ जाता है। डिज़ाइन मॉडलिंग के अंदर बेसिकली हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वेब ऐप को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। तो बेसिकली क्योंकि ये डिज़ाइन मॉडलिंग है, आपके पास जो आपने एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर जो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसके बाद डिज़ाइन मॉडलिंग के अंदर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मॉडलिंग जो है इसकी स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता होता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर के साथ-साथ आप जो है आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि जो चीज़ें आपने एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर आइडेंटिफ़ाई की थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसकी डिज़ाइन मॉडलिंग के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो डेवलप किया जाता है। तो मॉडलिंग के अंदर बेसिकली 2 एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले तो ये देखा है आपने कि एनालिसिस किया कि बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने एनालिसिस के अंदर देखी। जब आपने इस चीज़ का एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद आपने बेसिकली उसको डिज़ाइन किया। डिज़ाइन क्या किया? कैसे किया? अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मॉडलिंग किया। आपके पास एनालिसिस था मॉडलिंग का, जो आपने पहले मॉडल को जो है उसके अंदर प्रॉब्लम को एड्रेस किया था, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है उसकी मॉडलिंग की है, ठीक है? और उसके अंदर जो एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर आपने डिफरेंट जो है आपने डिफरेंट आइडियाज़ जो थे आपके पास, जो आपने उसका जो है वो सॉल्यूशन दिया था, प्रोसीजर के अंदर आपने उसको जो है मेंशन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। तो जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, तो डेफ़िनिटली उस पर्पज़ के लिए आप मॉडलिंग लैंग्वेजेज़ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास मॉडलिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो मॉडलिंग लैंग्वेज जो है बेसिकली सेट ऑफ नोटेशंस हैं, टर्म्स हैं, सिंबल्स हैं और रूल्स हैं। डेफ़िनिटली कोई भी आपके पास लैंग्वेज है, उसकी प्रॉपर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नोटेशंस होती हैं, सैंपल्स होते हैं और रूल्स होते हैं। जैसे आप अल्फ़ाबेटिकली उर्दू को ले लेते हैं, उसकी सेपरेट जो है वो उसका एक तरीक़ाकार है। अल्फ़ाबेट्स हैं, इस तरह आप इंग्लिश को ले लेते हैं। तो उसके अलावा जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की तरफ आते हैं, तो आपके पास जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, उसके स्पेसिफ़िक नोटेशंस हैं, स्पेसिफ़िक टर्म्स हैं, सिंबल्स हैं। इसी तरह आप एचटीएमएल की तरफ चले जाते हैं, उसके स्पेसिफ़िक नोटेशंस हैं, टर्म्स हैं, सैंपल्स हैं, रूल्स हैं। इसी तरह फिर आप असेंबली लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं। तो जितनी भी डिफरेंट आपके पास लैंग्वेजेज़ हैं, जो आप वेब ऐप की डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली उनके अपने जो है नोटेशंस हैं, टर्म्स हैं और सैंपल्स हैं। तो आप जब भी किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने उसके अंदर मॉडलिंग लैंग्वेज कौन-सी यूज़ करनी है, ठीक है? तो मॉडलिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? मॉडलिंग लैंग्वेज बेसिकली करती क्या है, उसका काम क्या है?
तो क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर मेंशन किया है कि जितनी भी मॉडलिंग लैंग्वेज हैं बेसिकली आपके पास वो एक प्रॉपरली फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपके पास सी प्लस प्लस के कोड की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, आपके पास HTML कोड की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, PHP की डिफरेंट है, इसी तरह आपके पास जो है VP की बात करते हैं उसकी डिफरेंट है, जावा की बात करते हैं उसकी डिफरेंट है। तो हर लैंग्वेज की जो है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो मॉडलिंग लैंग्वेज जो आप किसी भी वेब ऐप को बनाते वक्त यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आप इन चीज़ों को देखें, ऑब्जेक्टिव्स को देखें, कुछ चीज़ों को आपको उसके अंदर जो है वो कंसीडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर क्या एबिलिटी है कि वो आपकी उस वेब ऐप की इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी के अंदर जो है वो आपको हेल्पफुल हो। इन चीज़ों को आप उसके अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं कि जो आप मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो आपके पास मॉडलिंग लैंग्वेज है, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो जो है उसकी इंटीग्रेशन करवा सके बाद में। उसके अलावा जो आपके पास कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी है, उससे रिलेटेड जो है वो डील करने की उसके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप किसी भी वेब ऐप को डेवलप करते हैं तो नेविगेशन जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में इन चीज़ों को बारहा जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या जो मॉडलिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो नेविगेशनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं? क्या नेविगेशनल स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है? क्या नेविगेशन जो हैं वो प्रॉपर्ली आप उसके थ्रू सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इन चीज़ों को भी जो है आपने उसके अंदर कंसीडर करना है कि मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर नेविगेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं किसी भी वेब ऐप के डेवलपमेंट के अंदर, तो हमेशा जो यूज़र इंटरेक्शन होता है, यूज़र इंटरफ़ेस होता है, जिसके थ्रू बेसिकली यूज़र आपका जो है वो कॉन्टैक्ट करता है किसी भी वेब ऐप के साथ, किसी भी वेब ऐप को यूज़ करता है, किसी वेबसाइट को यूज़ करता है। क्या मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर जो आप वेब ऐप की डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो आपको एक बेहतर जो है वो यूज़र इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर सके, एक ईज़ी यूज़र इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर सके, एक एस्थेटिक यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो प्रोवाइड कर सके, जिसके थ्रू जो है आप उस वेब ऐप को जो है वो एक बेटर वे के अंदर जो है वहाँ पे उसको डेवलप कर सकें। उसके अलावा जो एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिस्कस की जाती है, वो कंटेंट होता है। किसी भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट जो है वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बेसिकली जो यूज़र आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है, वो कंटेंट के लिए विज़िट करता होता है। उसको कंटेंट चाहिए होता है, उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली उसकी कंटेंट होता है, ठीक है? और वो कंटेंट जो है वो उसकी डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए कि जो आप मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो आप उसके अंदर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपका कंटेंट जो है वो बेटर वे के अंदर वेबसाइट के ऊपर डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता? और उसके अलावा आपका जो उसके अंदर कंटेंट है वो क्या डोमेन रिलेटेड कंटेंट है या नहीं है? उसके अलावा मॉडलिंग लैंग्वेज हैज़ एबिलिटी टू मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी एंड सपोर्ट कम्युनिकेशन। जो आप मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इंटीग्रिटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है या नहीं है? इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो आपका डाटा है उस सिस्टम के ऊपर या किसी वेब ऐप के ऊपर वो एक्यूरेट है, विदाउट एनी एरर है और अब सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन को। आप जो मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है? डेफ़िनिटली, क्योंकि आप किसी भी वेब ऐप को डेवलप कर रहे हैं या किसी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या होता है कि कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया जाए। आप अपने आइडियाज़ को वेब ऐप के अंदर जो है या वेब ऐप के थ्रू जो है आप शेयर करना चाहते हैं, क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है या नहीं करती? तो जब भी आप किसी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो मॉडलिंग लैंग्वेज जो होती है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये चीज़ जो है मॉडलिंग लैंग्वेज, तो जब भी किसी वेब ऐप को किसी वेबसाइट को डेवलप किया जाता है तो मॉडलिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर सूटेबल मॉडलिंग लैंग्वेज का उसके अंदर इंतखाब किया जाता है। तो उसके बाद जो है जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास एनालिसिस मॉडलिंग जो थी, हमने स्टार्ट में इनिशियली उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो आपके पास जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसको एड्रेस किया जाता है डिटेल के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाता है। उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका मेन गोल क्या होता है, तो यूज़र की नीड को जो है वो सैटिस्फाई किया जाए। तो यूज़र की नीड को जो है वो किस तरह से सैटिस्फाई किया जाता है, तो हम एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर जो है वो कंटेंट को देखते हैं, इंटरेक्शन को देखते हैं, फंक्शन एंड बिहेवियर को देखा जाता है, वेब ऐप की कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाता है,
एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर उसके अलावा हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो है वो देखते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वेब ई टीम का साइज़ कितना है, कितने पीपल जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और उसके अलावा हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल काम कर रहे होते हैं, उनकी ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। उन डिफरेंट ओपिनियन जो हैं जब डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियन आते हैं, बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर इन चीज़ों को भी जो है वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफ़ाई किस तरह से किया जाए, उनको फिर किस तरह से जो है उन डिफरेंट ओपिनियंस को डील किया जाए। तो एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर हम इन सारी चीज़ों को जो है उसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अब हम क्योंकि फॉर्मली जा रहे हैं एनालिसिस मॉडलिंग की तरफ, उसके अंदर मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कंटेंट है, इंटरेक्शन है, फंक्शन एंड बिहेवियर है एंड कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली इसके ऊपर हम फर्दर जो है वो बहुत डिटेल के अंदर जो है बहुत डिटेल की तरफ इसके अंदर जाएँगे हम, और इसके डिफरेंट मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, कंटेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शनल मॉडल को डिस्कस करेंगे, फंक्शनल मॉडल को डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मॉडल को डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली जो एनालिसिस मॉडलिंग है, इसके अंदर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स को भी और वेब की टीम को भी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट के अंदर मेंशन किया है कि हमारे पास जो कोई वेब ऐप डेवलप की जाती है या आप किसी वेबसाइट को डेवलप करती हैं, तो मेन जो उसके अंदर गोल होता है, वो होता है सेटिस्फाई यूज़र नीड्स, कि आप यूज़र्स की नीड्स को किस तरह से सेटिस्फाई कर सकती हैं, ठीक है? आपके पास क्या ऐसे जो है वो प्रोसीजर्स हैं कि आप किसी भी वेब ऐप को डेवलप करते हुए, किसी भी वेबसाइट को डेवलप करते हुए, आप यूज़र्स की जो नीड्स हैं उसको फुली जो है वो सक्सेसफुली जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यूज़र्स की क्या नीड्स हो सकती हैं? यूज़र्स की डिमांड क्या हो सकती हैं? यूज़र किस तरह से सैटिस्फाई हो सकता है? तो हम इसको देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है, इंटरेक्शन है, फंक्शन है और बिहेवियर है। इसकी आउटपुट क्या आती है? तो जो हमने एनालिसिस किया, इसके अंदर एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर जो हमारे पास एनालिसिस है, उसकी आउटपुट क्या है हमारे पास? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटरेक्शनल मॉडल है, इन्फॉर्मेशन कंटेंट मॉडल है, इन्फॉर्मेशन मॉडल से मुराद है कंटेंट मॉडल है। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं इसको शॉर्टली डिफाइन कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरेक्शनल मॉडल है। इंटरेक्शनल मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज़र इंटरफेस को जो है वो उसके अंदर डेवलप किया जाता है, इंटरफेस को डिज़ाइन किया जाता है इंटरेक्शनल मॉडल के अंदर, क्योंकि जो यूज़र का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जिसके साथ यूज़र ने जो है आपकी वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करना होता है, उसका इंटरफेस होता है। अगर आपका इंटरफेस ईज़ी है, अगर वेब ऐप का इंटरफेस जो है एस्थेटिक है, अगर वेब ऐप का जो इंटरफेस है वो यूज़र को अट्रैक्ट कर रहा है, तो डेफ़िनेटली यूज़र जो है वो उस वेब ऐप को यूज़ करेगा और उसकी तरफ बार-बार आएगा। तो एनालिसिस जब आप एनालिसिस मॉडलिंग करते हैं, तो एनालिसिस मॉडलिंग के आउटपुट के अंदर सबसे पहले जो है वो आपके पास इंटरेक्शन मॉडल आता है कि आप किस तरह से किसी वेब ऐप के इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से आप उसके साथ जो है वो यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करेगा, उन वेज़ को आप उसके अंदर डिस्कस करते हैं, जिन वेज़ के थ्रू जो यूज़र है वो उस वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके अलावा जो एनालिसिस मॉडलिंग की आउटपुट है वो इन्फॉर्मेशन मॉडल है, जिसको हम कंटेंट मॉडल भी कहते हैं। इसके अंदर आप जो वेब ऐप के अंदर आपने कंटेंट यूज़ करना है, वेब ऐप के अंदर जिस कंटेंट को आपने इंक्लूड करना है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कंटेंट क्या होगा, टेक्स्ट कौन-सा है, ग्राफ़िक्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो डाटा है। इसके अंदर आप सारे कंटेंट को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है बेसिकली कि आपका कंटेंट कौन-सा होगा। कौन से कंटेंट को आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो जो आपके पास एनालिसिस मॉडलिंग की आउटपुट आती है, उसके अंदर अब जो सबसे पहले डेफ़िनिटली आपके पास यूज़र इंटरेक्शन है, उसके बाद यूज़र जब भी किसी वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके बाद वो जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, जिस चीज़ को यूज़ करता है, वो कंटेंट होता है। तो सबसे पहले इंटरफ़ेस है, देन आपके पास कंटेंट आ जाता है। क्योंकि इंटरफ़ेस को यूज़र यूज़ कर रहा होता है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सैटिस्फाई यूज़र नीड्स हैं, ठीक है? तो यूज़र कैसे वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करेगा? डेफ़िनेटली किसी इंटरफ़ेस को यूज़ करेगा, ठीक है? और जब वो किसी इंटरफ़ेस को वेब ऐप के इंटरफ़ेस को यूज़ करेगा, तो किस पर्पज़ के लिए करेगा? डेफ़िनेटली उसको कोई ना कोई उसके ऊपर कंटेंट चाहिए। तो उसके बाद फंक्शनल मॉडल है। फंक्शनल मॉडल के अंदर एनालिसिस जो मॉडलिंग है उसके अंदर जो फंक्शनल मॉडल है, वो बेसिकली आपकी वेब ऐप के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस को जो है वो वहाँ पे डिफाइन करता है कि वेब ऐप के अंदर ऑपरेशंस कौन से यूज़ होंगे।
जो यूज़र है वो उसके प्रोसेसिंग फंक्शंस कौन से होंगे, वो उस प्रोसेसिंग फंक्शंस को जो है उसके अंदर डिफ़ाइन किया जाता है कि जो आप वेब ऐप बनाने जा रहे हैं, उसकी जो आउटपुट है एनालिसिस मॉडलिंग आउटपुट है, फंक्शन मॉडल के अंदर जो है, उस वेब ऐप के अंदर यूज़ होने वाले ऑपरेशंस को डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है और यूज़र के जो प्रोसेसिंग फंक्शंस हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनको भी वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किया जाता होता है। उसके बाद जो इन द एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मॉडल होता है। कॉन्फ़िगरेशन मॉडल से क्या मुराद है कि वो कौन-सी एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे हैं। क्या वो आपके पास रिलेटेड एनवायरनमेंट है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर किसी वेब ऐप जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जिस प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्लेटफ़ॉर्म जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है? या वो प्लेटफ़ॉर्म जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा। तो हमेशा जब भी आप किसी वेब ऐप को डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे जो आपके पास उसकी डिप्लॉयमेंट है वेब ऐप की, वो हमेशा सूटेबल एनवायरनमेंट की हो। और जब आप उसको डिप्लॉय करते हैं, क्या वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके अंदर आप वेब ऐप को जो है वो आप वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, जहाँ पे वेब ऐप ने रिसाइड करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है? क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी वेब ऐप को सपोर्ट कर रहा है? या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी वेब ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो है वो एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती हैं। ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है ये आपके पास 4 चीज़ें आती हैं जो कि एनालिसिस आउटपुट्स कहलाती होती हैं कि इंटरेक्शन मॉडल, आप इंटरेक्शन का वे उसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं। इन्फॉर्मेशन मॉडल आप उसके अंदर कंटेंट को डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शनल मॉडल आप उसके अंदर ऑपरेशंस को और प्रोसेसिंग फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मॉडल इसके अंदर आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वेब ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको यहाँ पे डिटेल के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो कंटेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शनल मॉडल को डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मॉडल को डिस्कस करेंगे। कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन की इंटरेक्शन मॉडल को, इन्फॉर्मेशन मॉडल को, फंक्शनल मॉडल को और कॉन्फ़िगरेशन मॉडल को हम इन डेप्थ जो है वो आने वाले लेक्चर के अंदर जो है इसको इन डेप्थ जो है वो डिटेल के अंदर वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे।